प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। 11 और 12 मार्च के अपने 2 दिवसीय दौरे में पीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब मोदी गुजरात के किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पीएम के गुजरात पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमलम तक 9 किलोमीटर उनका लंबा रोड शो चल रहा है। मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर 50 से ज़्यादा मंच बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 4 लाख लोग जुटे हुए हैं। कमलम में प्रधानमंत्री गुजरात के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम को सरपंच सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी नौरंगपुरा के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का प्रारंभ करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी आज विधायक दल की बैठक कर सकती है। इस बैठक में सरकार बनाने के आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि आप ने पंजाब विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य विधानसभा सीटों के कल घोषित परिणामों में सभी 117 सीटों में से आपको 92 सीटें मिली हैं। 18 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, 3 पर अकाली दल, 2 पर बीजेपी और 1 सीट बसपा के खाते में गई है। 1 सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। इस तरह पार्टी को राज्य में बड़ी जीत हासिल हुई है। दिल्ली से बाहर किसी राज्य में आम आदमी पार्टी की ये पहली सरकार बनने जा रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। भाजपा के इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू और 2024 में फिर से केंद्र में सत्ता में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर इससे सहमत नहीं है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और भविष्य का निर्धारण भी तभी होगा। 2024 की लड़ाई किसी राज्य के नतीजों से तय नहीं होगी। साहेब भी ये जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वह राज्य के परिणामों से माहौल बना रहे हैं। यह काफी चालाकी वाला प्रयास है, लेकिन इस तरह की झूठी बातों में न तो फंसें और न इसका हिस्सा बने। यूपी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों ही दलों का वोट प्रतिशत बढ़ा है। प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भाजपा को 2017 के 39.67% के मुकाबले इस बार 41.38% वोट हासिल हुए हैं। इसके वोटों में 2.13% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सीटों की संख्या 312 से घटकर 255 हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2017 के 21.82% के मुकाबले इस बार 32.03% वोट हासिल हुए हैं। 2017 में मिली 47 सीटों के मुकाबले सपा इस बार सीटों के आंकड़ों के हिसाब से आगे बढ़ी है। उसे इस चुनाव में कुल 111 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर उन लोगों का धन्यवाद किया है जिन्होंने पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को भी घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। फिरोजपुर में सीमा के नजदीक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल और एसएफटी की टीम ने पाकिस्तान से आया आधुनिक हथियारों का जखीरा पकड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार हैं। बताते चले, पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले रविवार सोमवार की आधी रात को तरन तारण और मंगलवार बुधवार मध्य रात्रि को भी पाकिस्तान से एक ड्रोन भारत की सीमा में घुस आया था, जिसे बीएसएफ ने बाद में मार गिराया था। इतना ही नहीं, फिरोजपुर में ही बीएसएफ ने सरहद से 2 बैग में भरी 9 किलो हेरोइन बरामद की थी, जिसकी कीमत लगभग 45 करोड़ थी। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 16वां दिन है। इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग फिलहाल समाप्त होती दिखाई नहीं दे रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले लगातार जारी हैं। रूसी सेना कीव के कस्बों में घुसने की तैयारी में है। बड़े आक्रमण की पोजीशन में आए टैंकों के सैटेलाइट तस्वीरों से यूक्रेन में दहशत और बढ़ गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 2 दिनों में यूक्रेन से करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूसी आक्रमण व पुतिन के खिलाफ खुलकर बोलने की अनुमति दे दी है। रूस यूक्रेन के लगातार जारी हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर एक और प्रतिबंध की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ व G7 देश रूस से व्यापार में मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस लेंगे। दरअसल यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका व यूरोपीय संघ लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस अब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित वाला देश बन गया है। रूस यूक्रेन के बीच स्थिति सुधार को लेकर के चीन ने मध्यस्थता करने की मंशा जाहिर की है। शांति समझौता कराने के लिए चीन एक बार फिर से मध्यस्थ बनने को तैयार है। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए चीन मध्यस्थता के लिए तैयार है।
यह बयान ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब चीन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना करने से इनकार कर चुका है। बता दें कि इससे पहले चीनी विदेश मंत्री भी ऐसी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। देश में कोरोना की लहर धीमी पड़ती जा रही है। सक्रिय केस तेजी से घटकर 42,219 पर रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 4191 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 255 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ा है। इसके साथ ही देश में मृतकों की कुल संख्या 5,15,714 हो गई है। कुल संक्रमितों की तुलना में सक्रिय केस 0.10% है। वहीं रिकवरी दर सुधरकर 98.70% हो गई है। बीते 24 घंटे में सक्रिय केस 2269 की कमी आई है।